हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के बीच भारतीय संविधान में अनुसूचियों पर चर्चा किया था। मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में किस अनुसूची में कौन से विषय को शामिल किया गया है। तो विस्तृत रूप से भारतीय संविधान की अनुसूचियों को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको इससे पहले वीडियो मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं, मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था, जब आप आगे की कक्षा नेक्स्ट क्लास आप कर रहे हो, नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हो, तो आपने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था वो नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकॉल करना आवश्यक होता है। और ये एक स्ट्रैटेजी है ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को अच्छी पकड़ बना सकें। तो आइए, भारतीय संविधान की अनुसूचिया में मैंने बताया था कि जो भारतीय संविधान मूल संविधान जो है उसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में आज के समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब आपको मालूम होगा कि 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची को आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया और इसमें एक बार संशोधन भी किया गया और वह संशोधन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किया गया। तो 9वीं प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया, 10वीं 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 उसके तहत आपका जोड़ा गया 11वीं और 12वीं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। तो आपने 8 मूल संविधान में था, वर्तमान में 12 संविधान है अनुसूचियां हैं। साथ ही मैंने बताया था कि आप इसको बिल्कुल बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। प्रथम अनुसूची की अगर बात करें तो प्रथम अनुसूची में भारत संघ और राज्य के क्षेत्रों के नाम, उनकी सीमाओं का विवरण है। दूसरे में पेंशन, भत्ते, वेतन इत्यादि से जुड़े प्रावधान हैं। तीसरा में शपथ से जुड़े प्रावधान हैं। चौथा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन कर चर्चा किया गया है। 5वां में अनुसूचित जातियों जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान हैं। आपका फिर 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा 4 विशेष राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी है। 7वीं अनुसूची में आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जैसे विषयों का समावेश किया गया है। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची जो है उसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अब आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में डाला गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के से संबंधित प्रावधान इसमें डाला गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित शक्तियां और अधिकार की चर्चा की गई है। 12वीं अनुसूची में नगरपालिका के अधिकार और कर्तव्य की चर्चा की गई है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ पूरा कंप्लीट होता है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ भारतीय संविधान की विशेषताएं। मेरे प्यारे साथियों, आप आगे की कोई भी पढ़ाई करें उससे पहले रिकॉल करने से क्या होता है, आपकी मेमोरी रिचार्ज होती है और आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होता है। और जब तक आप एक वेल और स्ट्रांग स्ट्रैटेजी के साथ जीएस का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपकी पढ़ाई अधूरी मानी जाएगी। और चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए विषय की समझ आवश्यक है और विषय की समझ एक निरंतर अनुशासनात्मक तरीके से एक डिसिप्लिन वे में और स्ट्रक्चर वे में प्लानिंग की आवश्यकता होती है। आप जब भी पढ़ाई करें तो रिकॉल करना आवश्यक है, रिकॉल करना ना भूलें। चलिए, आज भारतीय संविधान की विशेषताएं में सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा भारतीय संविधान के मूल्य। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के मूल्य हैं या निम्न में से कौन भारतीय संविधान के मूल्य नहीं हैं। तो अगर भारतीय संविधान के मूल्यों की बात करें तो उसमें स्वतंत्रता, समानता,
भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है, ये भारतीय संविधान के मूल्य है। अब इसमें से आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के मूल्य है या निम्न में से कौन भारतीय संविधान के मूल्य नहीं है। आगे है विशेषताएं। विशेषताएं की अगर बात करें तो पहली विशेषता भारतीय संविधान की है संसदात्मक शासन प्रणाली। अब संसद हमारा चूँकि संसद प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली में जो विधायिका होती है उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो विधायिका का जब कार्यपालिका पर नियंत्रण हो उस प्रणाली को संसदात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है, जो कि भारत में है और ये भारत के संविधान की विशेषता है। दूसरा एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका जिसमें एक ही कार्यपालिका होगा और ये अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। एक संसदात्मक शासन प्रणाली होता है और एक अध्यात्मक शासन प्रणाली होता है। तो अध्यात्मक शासन प्रणाली का जो मूल तत्व है वो एकल कार्यपालिका ही है, जो कि भारतीय संविधान की विशेषता है। न्यायिक समीक्षा का समावेश। आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है मतलब जब सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय अगर देता है तो वह उस निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है। पुनः विचार करने का जो प्रावधान है इसी को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। और आपके लिए मैं बता दूं कि ये जो न्यायिक समीक्षा जो है, यही न्यायिक समीक्षा का गुण ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और भारत की संसदीय प्रणाली में अंतर निर्धारित करता है। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है और भारत में भी संसदीय प्रणाली है तो आखिर दोनों में अंतर क्या है, तो अगर दोनों में अंतर की बात अगर हम करें तो दोनों में जो अंतर है वो न्यायिक समीक्षा का है। ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत की संसदीय प्रणाली में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। फिर है परिसंघात्मक या परिसंघीय गुण। देखिए भारतीय संविधान परिसंघीय है। ये कैसे पता चलता है, तो संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण, संघ और राज्य के बीच जो शक्तियां निर्धारित किया गया है, इससे यह पता चलता है कि भारत परिसंघीय है, यानी भारतीय संविधान परिसंघीय है। फिर अब वकीलों का स्वर्ग, यह भी एक विशेषता है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो भाषा है, भारतीय संविधान में जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी जटिल है। तो भारतीय संविधान में जो प्रयुक्त भाषा की जटिलता के कारण, यानी भाषाई जटिलता के कारण भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। मतलब जो भारतीय संविधान में जो भाषा है वो सिर्फ वकील ही समझ सकते हैं, आम आदमी के समझ के बाहर है, इसीलिए इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। फिर है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, भारतीय संविधान में हम बहुत जल्दी या बहुत आसान तरीके से हम उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको अंशतः कठोर बोला जाता है। और इतना भी भारतीय संविधान में आवश्यकता पड़ने पर हम संशोधन कर भी सकते हैं। यही कारण है कि इसको अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भी कहा जा सकता है। मतलब संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं और कुछ परिस्थिति में संशोधन नहीं भी किया जा सकता है। तो दोनों गुण इसमें समावेश है भारतीय संविधान में। फिर अब वृहद आकार। अब आप देखिए भारतीय संविधान वृहद आकार है, ये एक भारतीय संविधान की विशेषता है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय संविधान इतने वृहद होने के पीछे कारण का क्या रहा, तो हमारा एकल संविधान है। एकल संविधान मतलब जो संघ के लिए है वो राज्य के लिए भी है, ठीक है। एकल संविधान होने के कारण इसका जो आकार है वो वृहद हो गया। आपको पता है कि भारत काफ़ी बड़ा देश है और भारत में अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग संस्कृति है, और सभी क्षेत्रों और सभी संस्कृतियों के लिए एक संविधान होना यह सुनिश्चित करता है, यह लाजमी है कि संविधान का आकार बड़ा होगा ही। तो ये आपकी संविधान की विशेषताएं थी। अब देखिए भारतीय संविधान से संबंधित कुछ विद्वानों का मत है,
अगर कुछ विद्वानों की मत करें तो उसमें 2-3 विद्वान आते हैं। एक ग्रेनविल ऑस्टिन है, जिसको जी ऑस्टिन भी बोला जाता है, आइवर जोनिंग्स है, कैसी व्हीयर हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये 4 व्यक्ति का नाम आता है, ग्रेनविल ऑस्टिन, कैसी व्हीयर, आइवर जोनिंग्स और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने भारतीय संविधान के संदर्भ में अपना अपना विचार प्रस्तुत किया। देखिए, इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा। कोई एक विचार लिख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि उक्त विचार निम्न में से किसके द्वारा कहा गया, चाहे किसका मत था। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, जिसको जी ऑस्टिन भी कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन जो थे, उन्होंने बताया कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, और जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, वो संविधान की आत्मा है। अब आप सवाल पूछ दिएगा, निम्न में से किसने नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है? तो आपका जवाब होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक बात और कहा कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन का 2 मत है। पहला, ग्रेनविल ऑस्टिन का 2 मत है। पहला, उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा, और दूसरा, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद उन्होंने कहा था। तो ये आपका जी ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन का मत था, जो भारतीय संविधान से संबंधित है। फिर एक कैसी व्हीयर, कैसी व्हीयर ने भी 2 बातें कही। पहला, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। कैसी व्हीयर ने कहा कि जो भारतीय संविधान है वो अधिक कठोर और अधिक लचीला के मध्य, मतलब ना तो ज़्यादा कठोर है और ना तो ज़्यादा लचीला है, ये एक बीच में संतुलन का काम करता है। और यह स्टेटमेंट किनका था? कैसी व्हीयर का। उन्होंने और भी बातें कही कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि निम्न में से किसने भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा? ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो कैसी व्हीयर। फिर जी ऑस्टिन, आइवर जोनिंग्स। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को कम करके आंका है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आइवर जोनिंग्स कहते हैं कि जो संविधान निर्माता थे, जब वो संविधान का निर्माण कर रहे थे, उसमें अल्पसंख्यकों के हितों को कम करके आंका। मतलब उसके बारे में जितना सोचना चाहिए था उतना संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा। यह कथन किसका है? तो आइवर जोनिंग्स का है। तो आपने 3 व्यक्तियों को देखा, ग्रेनविल ऑस्टिन, कैसी व्हीयर, आइवर जोनिंग्स। अब हम लोग देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने भी 2 बातें कही। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन क्रियान्वित करने वाले अगर बुरे व्यक्ति हों तो वह संविधान भी बुरा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमने बहुत अच्छे तरीके से संविधान को लिखा, लेकिन उसको संचालित करने वाले, उसको क्रियान्वित करने वाले अगर अच्छे व्यक्ति नहीं हैं तो वह संविधान बुरा हो जाएगा। निश्चित रूप से हम जो भी बातें लिखते हैं या निर्धारित करते हैं, उसको क्रियान्वित करना महत्व रखता है। तो ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि ये किसने कहा? तो भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जो संविधान है वो संघात्मकता के तंग ढांचे में इसे ढाला नहीं गया है। तो ये आपके 4 विद्वान थे, ग्रेनविल ऑस्टिन, कैसी व्हीयर, आइवर जोनिंग और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जब भारतीय संविधान की विशेषता की बात आए तो भारतीय संविधान से संबंधित 4 विद्वानों ने मत दिया और ये काफ़ी महत्व रखता है। आए दिन एग्जामिनेशन में उनके विचार पूछ लिए जाते हैं, उनके विचार दे दिए जाते हैं और उनके नाम ऑप्शन में आपको दिया जाएगा। तो ये 4 विद्वानों को आप याद रखेंगे, ग्रेनविल ऑस्टिन, कैसी व्हीयर, आइवर जोनिंग और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
अब आगे कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, उस पर ज़रा चर्चा करते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। देखिए, बार बार मैं मूल संविधान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान संविधान में अगर हम चर्चा करें तो 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद है, लेकिन उसको अगर अनुच्छेद गिनिएगा तो ज़्यादा है, लेकिन उसको सब आर्टिकल्स में बनाया गया है और 12 अनुसूचियाँ हैं। राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया और राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान को सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था, 1911 में, और राष्ट्रगान को गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। मतलब भारत में राजनीतिक सत्ता किससे प्राप्त होती है? आपसे ये सवाल पूछ दिया जाएगा, या भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपको मालूम होगा कि भारत में जो राजनीतिक सत्ता है वो जनता से प्राप्त होती है, अर्थात राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो जनता है। क्यों? आपको पता होगा कि जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाके सरकार बनाते हैं और उसको राजनीतिक सत्ता प्राप्त होती है। तो जो मुख्य स्रोत है राजनीतिक सत्ता का वो कौन हुआ? जनता हुआ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, लगातार क्वेश्चन रिपीट होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सारी शक्ति जो है सो राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में सारी शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है, विधायिका के पास होती है, और विधायिका कार्यपालिका पे क्या करता है? नियंत्रण रखता है। अब देखिए, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कभी कभी आदमी के माइंड से निकल जाता है, जैसे राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, मैंने यूं ही यहाँ पर दर्शा दिया है ताकि आपके दिमाग में रहे। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियाँ हैं, ये भी बहुत आसान है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994। देखिए, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत परिसंघात्मक है। उन्होंने कहा कि भारत परिसंघीय है। ये बयान सर्वोच्च न्यायालय ने कब दिया था? कि भारत परिसंघात्मक है। यह बयान एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने दिया था। महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में विचार। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि जब देश को आज़ादी मिल जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में समाप्त कर देना चाहिए। महात्मा गांधी का विचार था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया है वो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए किया गया है। इसका जो मुख्य लक्ष्य था भारत को आज़ादी दिलाना, और जब मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो उस संस्था का को औचित्य नहीं रह जाता है, इसलिए उसको खत्म कर देना चाहिए, उसको भंग कर देना चाहिए। ऐसा विचार महात्मा गांधी ने दिया था। हालांकि उनके विचार को अमल में नहीं लाया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद भी एग्जिस्टेंस में रही और एक राजनीतिक दल के रूप में अपना कार्य करते रही। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का वैक्स मताधिकार के संबंध में विचार। देखिए, वैक्स मताधिकार जो है वो एक लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत खास पिलर है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि 15 वर्षों के लिए वैक्स मताधिकार को टाल देना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय जान रहे थे कि जो वैक्स मताधिकार का जो महत्व है, मत का जो इम्पोर्टेंस है, अभी हमारे भारतीयों को पता नहीं है। पहले भारतीयों को वैक्स मताधिकार के बारे में, उसके महत्व के बारे में समझाया जाना चाहिए, उसको उसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वह उसका इस्तेमाल अगर करे तो उसको मालूम हो कि मैं वैक्स मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है और यह हमारे लिए कितना कारगर है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना विचार दिया था संविधान सभा में कि वैक्स मताधिकार को 15 वर्षों के लिए टाल दिया जाना
चाहिए। हालांकि इस बात को अमल में नहीं लाया गया और जैसे ही आज़ादी मिली, हमारे आज़ादी के साथ ही हमें वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया है। और आज भी अगर देखा जाए तो वयस्क मताधिकार जो वोट का राइट है, राइट टू वोट, उसका सही इस्तेमाल आज भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। आज भी भारत की जनता ये समझ नहीं पा रही है कि उसका मताधिकार का प्रयोग किस तरीके से किया जाना चाहिए। और उसका नतीजा है कि राजनीतिक सत्ता जैसे तैसे के हाथों में चली जाती है और राजनीतिक दल उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। आज भी आवश्यकता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विचारों को अमल में लाने का। आज भी ज़रूरत है लोगों को वयस्क मताधिकार के बारे में जागरूक करने का। आखिर वयस्क मताधिकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो उसकी महत्ता है, उन लोगों तक जाने का विचार, उसको समझाने की आवश्यकता है। तो ये आपके भारतीय संविधान की विशेषताएं थी। आप इसे रिकॉल करेंगे, आप एक बार वीडियो को देखिए, सुनिए, दूसरे बार आप उसको नोट डाउन करेंगे और लगातार आप वीडियो से अपडेट रहें, लगातार इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जो भी क्लासेज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको दिया जाएगा, आप सच मानिए उसका आपको कहीं जोड़ नहीं मिलेगा। हाँ, ज़रूरत है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको रिवीजन करने के लिए कह रहा हूँ, उस तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं, अपना रिवीजन करते हैं, तो आप निश्चित मानकर चलिए किसी भी स्तर का परीक्षा हो, आपसे उस टॉपिक से रिलेटेड एक भी सवाल छूटेगा नहीं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, पढ़ो ऐसा कि रटना ना पड़े, पढ़ो ऐसा कि रटना ना पड़े। धन्यवाद।